गुड इवनिंग सर। गुड। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपना परिचय दें। सर मैं पटना जिले की निवासी हूँ। मैंने इतिहास विषय से स्नातक किया है और मैंने 2011 में टीईटी और एसटीईटी की परीक्षा भी पास की है। अभी मैं हाउस वाइफ हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। अच्छा, पटना जिले की 5 समस्या के बारे में पूछा जाएगा, तो आप क्या-क्या समस्या बताएंगे? जी सर, पटना जिले की समस्या मुख्य रूप से अगर कहें तो बाढ़ की समस्या है, क्योंकि यहाँ 3 नदियां हैं, गंगा, सोन और पुनपुन। तो इनके द्वारा दियारा क्षेत्र में बाढ़ की समस्या प्रमुख रूप से है। हाल के वर्षों में जल जमाव की समस्या देखी गई है। साथ ही साथ मूलभूत समस्याओं की बात करें तो हम शिक्षा की समस्याएं, प्रदूषण की समस्या और महिलाओं के जो सशक्तिकरण में कमी, ये भी कह सकते हैं पटना जिले की समस्या प्रमुख रूप से बताई जा सकती है। फीमेल लिटरेसी रेट कितना है पटना का? सर 71%। अच्छा, ये जो बाढ़ की समस्या तो है, सीवेज की समस्या नहीं है वहाँ पे? सर पार्डन प्लीज। सीवेज की समस्या? निवेश की समस्या। सीवेज सीवेज सीवेज, हाँ। जी सर, जी सर। सीवेज की समस्या है जिसके कारण जल जमाव होता है और इसके रख रखाव और देख रेख में कमी महसूस की जा रही है। क्या कमी थी सीवेज में? प्रदूषण। क्या प्रॉब्लम थी सीवेज में? सर जो पंप, जितने भी पंप जल निकासी के लिए थे वो खराब थे और साथ ही साथ जो एरिया जो बसा हुआ है जहाँ जल जमाव देखा जाता है वहाँ पे सर पुराने इलाके हैं, जो निचले भाग हैं जहाँ जल जमाव पहले से ही ऐसी व्यवस्था थी अंग्रेजों के ज़माने से ही कि वहाँ पे जल निकासी पे उतना ध्यान नहीं दिया गया था। तो इस अच्छा, वजह से आपका ग्रेजुएशन इतिहास रहा है और इतिहास की समझ है या आप स्किप कर गए? सर है सर। अच्छा, इतिहास का कौन सा कालखंड आपको सबसे अच्छा लगा पढ़ने से? सर मुझे प्राचीन भारत का इतिहास अच्छा लगता था, अभी भी लगता है। अभी भी लग रहा है, क्यों? सर प्राचीन इतिहास में जो घटनाएं हैं और जो क्षेत्र का वर्णन है, जो भारत का इतिहास उस समय कहा जाता था, वो हमारे बिहार के क्षेत्र में मगध जो कहते हैं वो उस समय भारत का इतिहास हुआ करता था और मैं इस क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ, तो इसका इतिहास गौरवान्वित महसूस करता है, पढ़ने में भी और रोचक भी है ऐसा। और ऐसा कहा जाता है कि भारतीयों को इतिहास लेखन का ज्ञान नहीं था, क्या आप इससे सहमत हैं? इतिहास लेखन का ज्ञान भारतीयों को, ये कहना पूरी तरह से उचित नहीं होगा सर, क्योंकि हमने जो हमारे भारतीय हैं उन्होंने भले ही इतिहास के रूप में लेखन नहीं किया हो, लेकिन कई ग्रंथ हमारे वैदिक काल से ही लिखे गए हैं। वैदिक काल, मौर्य काल, गुप्त काल में भी ऐसे ऐसे ग्रंथ लिखे गए हैं जो जिससे हमें इतिहास की जानकारी मिल जाती है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ इतिहास लेखन पूरी तरह से नहीं हुआ, ग्रंथों का लेखन होता था उस समय भी सर, और उससे हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। प्राचीन काल के किसी एक शासक का नाम बताइए जिससे आप सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। सर अशोक। क्यों? सर वो उसने संपूर्ण मानववाद के लिए, मानवता के लिए कार्य किया। अहिंसा और उसका जो साम्राज्य विस्तार उसने अहिंसा के द्वारा किया, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है सर। एक चीज बताइए कि ऐसा कहा जाता है कि उसने अपने 99 भाइयों की हत्या की, लाखों लोगों को युद्ध में मारा, तो ये तो ऐसा ही हो गया कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, तो बाद में वो अहिंसक हो गया। और जहां तक मानववाद की बात है तो उस पर ये भी आरोप है कि पैतृक निरंकुशतावाद उसके शासन की का मुख्य आधार था।
जिसमें नियंत्रण ज़्यादा था। जी सर। तो अब कैसे ऐसा कह सकते हैं जी कि वो सर। बहुत मानववाद से संपन्न है, बहुत अच्छा प्रशासक था? सर, जो भी ये आरोप हैं वो सब अगर पैतृक निरंकुशतावाद का अगर हम बात करें तो सर ये अशोक के कलिंग युद्ध से ये सारी चीजें पहले के घटनाएं हैं। और अगर युद्ध में अगर रक्तपात होता है, कलिंग युद्ध के दौरान भी हुआ और उस पर अहिंसा का आरोप लगा, तो सर युद्ध में ये तो स्वाभाविक सी बात है कि युद्ध में ऐसा होता है। और उसने 99 भाइयों की हत्या की, ये सिर्फ सर बौद्ध साहित्य दीपवंश और महावंश में लिखा हुआ है, श्रीलंका के जो ग्रंथ है उसमें लिखा हुआ है। वास्तव में उसने सिर्फ 3 की हत्या की थी, अपने एक भाई की हत्या की थी। तो यह तो कई राजवंशों में देखा गया है। और संपूर्ण मानवतावाद के सर अगर कहें बात, तो उसके लिए भी सर आरोप जो भी लगे हैं वो कहीं न कहीं पूरी तरह से उचित नहीं है। पैतृक निरंकुशतावाद कलिंग युद्ध के बाद लागू हुआ था। ये पैतृक निरंकुशतावाद क्या है? सर, ये पैतृक निरंकुशतावाद राजतंत्र का ही एक रूप है जिसमें राजा को पूरी छूट होती है कि वो अपने निर्णय जनता पे लागू कर सके, और मंत्री परिषद जो उसके सलाह देते हैं उसकी अनदेखी भी वह कर सकता है। ऐसा तो नहीं है पैतृक निरंकुशतावाद? सॉरी सर, मुझे इससे ज्यादा जानकारी नहीं है। अच्छा, एक चीज बताइए कि नारी सशक्तिकरण के प्रयास में अशोक के द्वारा किए गए कार्यों का अगर अवलोकन करेंगे तो 2 कार्य ऐसे बताइए जो ये लगता हो कि उन्होंने नारी सशक्तिकरण के लिए विशेष प्रयास किया। अशोक के नारी सशक्तिकरण को लेकर सॉरी सर, अभी मुझे रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। विकास सर। मैम, आपने कहा कि आप अशोक से काफ़ी प्रभावित थी। अगर हम इतिहास को देखें तो 2 महान हस्ती हुए, अशोक और अकबर। आपको क्या लगता है कौन ज़्यादा महान थे, अशोक या अकबर? सर, महानता के संबंध में कहें तो अशोक भी कम नहीं है, लेकिन सर मेरे हिसाब से अशोक ज़्यादा महान थे। अकबर उनसे कंपैरेटिवली कम थे। ओके। आपका ऑप्शनल विषय क्या है? सर, मेरा लेबर एंड सोशल वेलफेयर है। लेबर एंड सोशल वेलफेयर। सोशल सिक्योरिटी और सोशल वेलफेयर में क्या डिफरेंस है, सामाजिक सुरक्षा और समाज कल्याण में? सर, सामाजिक सुरक्षा राज्य अपने नागरिकों को जो अपने उचित संगठनों के माध्यम से जो सुरक्षा प्रदान करता है, या जोखिम जब भी समाज के लोगों को पर जब जोखिम आता है उनके जीवन में, तो उनको सामाजिक सहायता दी जाती है, सामाजिक सुरक्षा दी जाती है। और समाज कल्याण वह है जो सभी लोगों को दी जाती है समान रूप से। अच्छा, महिलाओं के उत्थान के लिए कोई सामाजिक सुरक्षा जो सरकार ने दिया हो वो बताएं। महिलाओं के उत्थान के लिए काफ़ी सारी योजनाएं चलाई गई हैं सर। इसमें अगर बिहार सरकार की बात करें तो जीविका, 7 निश्चय, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, कन्या समृद्धि योजना, और केंद्र सरकार द्वारा भी कई चलाई गई हैं, जैसे उज्ज्वला योजना और आवास योजना। महिला सशक्तिकरण के लिए किए गए बिहार सरकार का कोई एक महत्वपूर्ण निर्णय जिससे आप भी लाभान्वित हुई हों? सर, मैं तो नहीं, पर मेरे परिवार में कुछ लोग लाभान्वित हुए हैं। जो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है, जिसमें उत्तीर्ण होने पे, मैट्रिक और इंटर और बीए उत्तीर्ण होने पे जो बालिकाओं के खाते में राशि दी जाती है। अच्छा, राज्य की सेवाओं में शामिल होने वाली महिलाओं, जैसे बीपीएससी में शामिल होने वाली महिलाओं, अगर उदाहरण के तौर पे लें तो इनके लिए, इनको बढ़ावा देने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग आएँ, इसके लिए भी क्या बिहार सरकार ने कोई प्रयास किए हैं?
जी सर, एक तो SC/ST के जितने भी छात्र हैं उनको छात्रवृत्ति देने की योजना है, उसका महिलाओं के लिए नाम मैं मुझे स्पेशली पूछ रहा हूँ। सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ महिलाओं के। अच्छा, बिहार सरकार ने महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए राज्य सेवाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया है। आप इसके बारे में जानकारी रखती हैं? जी सर। अ, इसके साथ ही एक बात उठती है कि क्या महिला सशक्तिकरण के लिए महिला आरक्षण इतना ज़रूरी है या फिर सरकार को कोई और प्रयास करने चाहिए? सर, आरक्षण एक माध्यम है जो काफ़ी लाभकारी साबित हो रहा है। और भी प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन आरक्षण सर सही है महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए। ख़ास करके बिहार में जहाँ महिलाओं को काम करने पर एक तरह से कहें कि सामाजिक रूप से प्रतिबंध है। कई घरों में उनके काम करने पर भी रोक है, तो आरक्षण उनके लिए सही कदम है सर, महिलाओं के लिए। पर आरक्षण के बारे में कहा जाता है कि ये मेरिट को इग्नोर करता है और प्रशासनिक सेवाओं जैसे महत्वपूर्ण पदों पे जाने के लिए मेरिट का होना कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए। आपको नहीं लगता है इससे प्रशासनिक गुणवत्ता में कमी भी आ सकती है? सर, आरक्षण का लाभ अगर हम कहें तो बहुत ज़्यादा तो ख़ैर नहीं मिलेगा। जो भी अगर आरक्षण के द्वारा भी जो महिलाएँ आएँगी, तो उनमें भी मेरिट होगा। ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि जो आरक्षण के द्वारा आ रही हैं, वो मेरिट उनमें नहीं होगा। क्योंकि नहीं, मैंने वो भी तुलनात्मक कम रूप से कहा। मैंने तुलनात्मक रूप से कहा। सॉरी एनीवेज़, आपने टीटी की जी, एग्ज़ाम पास की है, आपने एसटीईटी क्वालीफाई किया है। इन सारे एग्ज़ाम से पता चलता है कि आपका शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी रुचि रहा है और समाज में शिक्षक की प्रतिष्ठा काफ़ी ज़्यादा है। तो आप फिर प्रशासन में क्यों आना चाहती हैं? आप शिक्षा सेवा में क्यों नहीं जाना चाहती? सर मुझे बचपन से ही कहें तो एक तरह से रुचि थी बीपीएससी का करने जॉब करने का। इसके तरफ रुझान मेरा ज़्यादा था। उस समय टीचर का जब निकला था फॉर्म तो मैंने भरा था, उसमें उत्तीर्ण भी हुई, लेकिन मुझे ये करने की इच्छा थी अगर मैं उधर जॉइन कर लेती, टीचर में शिक्षक बन जाती, तो मुझे समय का अभाव होता, क्योंकि एक तो मेरा विवाह उस समय हो चुका था और मुझे एक बेटी थी। मुझे परिवार के और साथ-साथ जॉब और और तैयारी के लिए समय नहीं। ये ख़्याल आपको तब आया जब आपने एसईटी उत्तीर्ण कर ली। आपकी वजह से कोई एक ऐसी महिला या पुरुष जो शिक्षक बनना चाहते थे, वो वंचित रह गए और आप भी उस जगह पे नहीं गईं। सर वो सिर्फ़ एक एग्ज़ाम था क्वालिफ़ाइड होने का, उसके द्वारा सर मैंने अप्लाई नहीं किया था, फॉर्म भरा नहीं था। तो मेरे जगह दूसरे को दे दिया गया होगा। अभी जो हमारी नीति है, तो मेरे ओके, जगह पे कोई और चले गए होंगे। ओके। अ, हर्ड इम्यूनिटी जानती हैं क्या होता है हर्ड इम्यूनिटी? सामूहिक जी सर, रोग प्रतिरोधक क्षमता। जी सर, ये मुझे जहाँ तक जानकारी है, ये कोरोना काल में जब जाँच हो रही है, जब इसके द्वारा यह पता किया जाता है कि लोगों में, समाज में या मतलब किसी भी क्षेत्र में लोगों के बीच रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी है, कितना प्रतिशत है और रोग से लड़ने की क्षमता उनमें विकसित हुई है कि नहीं, इसी को हर्ड आप इम्यूनिटी। श्योर हैं? आप श्योर हैं? जी सर, जी सर। ओके। अच्छा, बिहार की मुख्य पटना की मुख्य समस्याओं में आपने बाढ़ बताया था। पटना में बाढ़ आता है? जी सर, दियारा क्षेत्रों में आता है। और पटना में मुख्य समस्याएं बाढ़ है या जल जमाव है, वाटर लॉगिंग है? बाढ़ बाढ़ जो निचले इलाके हैं वहाँ है सर, पटना में। और जल जमाव की समस्या जो मेन सिटी है वहाँ पे ज़्यादा देखी जाती है। पुराने जो बसे हुए शहर का जो क्षेत्र है उसमें जल जमाव की समस्या देखी जाती है, ज़्यादा है। ओके। आ, भारत में
अभी एक नई एजेंसी की बात कही गई है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। आपने इसके बारे में सुना है? जी नेशनल सर, रिक्रूटमेंट पढ़ा है एजेंसी हमने। क्या है ये? जी सर। सर ये इसके द्वारा रेलवे, बैंकिंग और कई क्षेत्र ऐसे हैं जिसके द्वारा जो अलग-अलग नियुक्ति की जाती थी, तो अब छात्र जो भी कंपटीशन में जो भी छात्र हैं, उनको एक ही जगह एक ही एग्ज़ाम देना होगा। वो एग्ज़ाम के द्वारा बच्चों को छाँटेंगे और उसके बाद अलग-अलग क्षेत्रों में उन्हें नियुक्त किया जाएगा। ओके सर। सतसाल जी, सतसाल जी, अच्छा। हेलो। हाँ जी जी सर, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, पूछिए। हेलो, जी आवाज सर। आपको जा रही है? जी सर। गुड अच्छा, इवनिंग आपका सर। हिस्ट्री बैकग्राउंड है, पटना की आप हैं। गोल घर किसने बनाया? सर गोलघर सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा रही। अच्छा, ये क्या था, क्या बिल्डिंग, क्या है, किस पर्पज से? सर ये चूँकि यहाँ पे अकाल ज़्यादा होता था बिहार के क्षेत्र में, बिहार और बंगाल के क्षेत्र में, तो हम्म, यहाँ अनाज को संरक्षित रखने के लिए बनाया गया था सर। शायद 1897 में बनाया गया था। श्योर। अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है सर। अच्छा, अभी काफी कुछ डिस्कशन हुआ वुमेन एम्पावरमेंट। जी सर। वो अभी पितृ सत्तात्मक राज्य है, जो पिता पिता के नाम से ही हमारा समाज आज तक चल रहा है। उसमें वुमेन एम्पावरमेंट की क्या जरूरत हो गई? सर विमेन के द्वारा सर समाज का अगर विकास की अगर हम बात करें तो सर वो अधूरा होगा। अगर हम महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाएँगे तो सर हमारा वो आधा ही विकास होगा, क्योंकि आधी आबादी हमारी छूट जाएगी। जब तक हम महिलाओं को सशक्त नहीं करेंगे, और साथ ही साथ महिलाओं के साथ ऐसी समस्याएँ आ रही हैं जिस कि उन्हें आगे बढ़ाना काफ़ी, सरकार भी महसूस कर रही है कि उन्हें आगे बढ़ाना काफ़ी आवश्यक है। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक उन्नति के लिए ये आवश्यक है सर। नहीं, वीमेन को स्पेशल थ्रस्ट क्यों चाहिए? आप मतलब 50% जो जेंडर है, 50% पॉपुलेशन है, फिजिक में भी लोग लगभग बराबर हैं, में भी पार्टिसिपेशन मिल रहा है, सभी जगह मिल रहा है, तो फिर स्पेशल अटेंशन क्यों चाहिए? क्या एक बॉटलनेक है जिसके कारण इतना पॉलिटिसाइज किया जाता है वुमेन एम्पावरमेंट को? पिछले मतलब जो भी राजा हुए, जितनी भी हिस्ट्री है, सभी ने इसके ओर काम किया, लेकिन आज तक ये बहुत ही पीछे हैं। जेंट्स अगर 100 है तो वुमेन 30 में है। इसका जी क्या रीजन हुआ होगा? एग्जैक्ट बॉटलनेक जानना चाह रहा हूँ। एग्जैक्ट यही है सर कि मेरे हिसाब से कि सामाजिक सोच है कि महिलाओं को सिर्फ उन पर उनका दायित्व घर तक ही सीमित कर दिया गया है सर हमारे समाज में। उन्हें बाहर बाहर निकलना, काम करना ये पुरुषों का दायित्व सौंपा गया है और घर और बच्चे सँभालना महिलाओं का दायित्व सौंपा गया है। हालाँकि हर राजा ने और क्रमिक रूप से इसके बारे में काम हुआ कि महिलाएँ बाहर आए, काम करें, सशक्त हों, लेकिन फिर भी सामाजिक सोच वही रही और पूरी तरह से बदलाव नहीं आ पाया। मेरे हिसाब से सामाजिक सोच ही इसका कारण है। तो चलिए, आप एलएसडब्ल्यू स्टूडेंट हैं, रादर से स्कॉलर ऑफ एलएसडब्ल्यू। जो रिटायरमेंट एज किसी भी वर्कर का या एम्प्लॉय का तय किया जाता है, वो किस आधार पर? लाइक सर वो मिलिट्री में है, या टीचर है, या आर्मी टीचर है, जुडिशियरी है, सभी का एज रिटायरमेंट अलग अलग है। क्या आधार होगा? सर आर्मी में सर 57 था सर। रिटायरमेंट सर 60 ही है लगभग सारे में। हाँ, थोड़ा बहुत 60 टू 65 का ये 4-5 सालों का अंतर है सर। लेकिन इसका यही है कि जो लोग कौशल युक्त हैं, जैसे डॉक्टर हो गए और वकील हो गए, तो वो सेवाएँ आगे भी दे सकते हैं सर। और
आर्मी में थोड़ा फिजिकल फिटनेस का भी ध्यान रखा जाता है, इस वजह से उन्हें जल्दी रिटायरमेंट। शिक्षा RCEP का नाम सुनी है? सॉरी सर, पार्डन सर प्लीज। RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव जी इकोनॉमिक जी सर, कॉर्पोरेशन। जी सर, जी सर। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। यह सर दक्षिण एशियाई देशों में जो व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सर यह एक पार्टनरशिप लाया गया था, जिसमें चाइना की उपस्थिति के कारण भारत सरकार ने शामिल होने से इनकार कर दिया। अच्छा, सर देखा जाए शिक्षा और ज्ञान में क्या अंतर है? शिक्षा हम कहेंगे अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो सिर्फ अक्षर का ज्ञान नहीं होना चाहिए सर, कौशल और नैतिक शिक्षा भी उसमें होनी चाहिए। और ज्ञान किसी चीज का अगर हम प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों अगर उसकी समझ आती है तो वह ज्ञान होता है। चलिए, आपका इंटरव्यू आज खत्म हो रहा है, फीडबैक दिया जा रहा है आपको, यही विकास सर दीजिए फीडबैक में स्टार्ट। हाँ सर। मैडम कहाँ कहाँ पे गलती हुई आपसे? सर काफी क्षेत्रों में सर, जैसे मैं महिला सशक्तिकरण का मैं बता नहीं पाई सही से, जो आपने पूछा था बीपीएससी में सर, वहाँ पे। और फिर मुझे ऐसा लगता है मैं सेंटेंस भी क्रिएट नहीं कर पाती हूँ समय पे, थोड़ा गड़बड़ हो जाती है ऐसा। और सेंटेंस क्यों नहीं क्रिएट कर पाती? सर बोलने की सर प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है सही से। बोलने की जल्दी, क्वेश्चन खत्म नहीं होता है आप तुरंत बोल देना चाहती हैं, ठीक है। जी सर। सो पहला चीज कि लिसन, बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि क्वेश्चन में ही काफी जवाब छिपा रहता है। कई बार साक्षात्कार में जैसे मैं ही आपसे प्रश्न पूछा जब महिला सशक्तिकरण का, तो हमारे टोन में किसी शब्द को वजन दिया जाता है ताकि आप उस जगह तक पहुंचे। ऐसा इंटरव्यू बोर्ड में भी होता है, तो धैर्यपूर्वक सुनना है। मैंने नोटिस किया कि आप सिर्फ टॉपिक को सुन लेती हैं कि किस टॉपिक से जी प्रश्न सर। पूछे गए हैं, क्या प्रश्न पूछे गए इस पे आप ध्यान नहीं देती हैं, ठीक है। इस वजह से कई बार आपका आंसर टॉपिक पर तो होता है लेकिन प्रश्न पर नहीं होता है। तो पहला चीज कि क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से सुनना है, ना कि सिर्फ टॉपिक पे फोकस करना है जो आपने सुन लिया। सेकंड थिंग कि प्रश्न सुनने के बाद आपको एक दो सेकंड का पॉज लीजिए, उसको फ्रेम कीजिए और तब बोलिए। डायरेक्ट बोलने की वजह से क्या होता है, आप आंसर पूरा नहीं कर पा रही, टूट जा रहा है आंसर बीच में, ठीक है। तो उसको वो सेकेंड्स लीजिए। उसके बाद हम आते हैं इंट्रोडक्शन पे। जब इंट्रोडक्शन अगर आपसे बोला गया देने के लिए, वहाँ पे भी आपको नाम और रोल नंबर नहीं बताना होगा, लेकिन उसके बाद का सीक्वेंस को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। जैसे कुछ चीज़ें हैं जो बहुत अनइम्पॉर्टेंट है जिसको इंक्लूड नहीं करना है, जैसे हमारे शादी हैं, हमारे 2 बच्चे हैं, ये बीपीएससी के इंटरव्यू के लिए बहुत लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आप बताएंगे अपनी शैक्षणिक योग्यता, फ्रॉम ग्रेजुएशन ऑनवर्ड्स बताइए, ज़्यादा बेहतर होगा। अपना गृह जिला बताइएगा, अगर जरूर चाहें तो, अगर रुचि से क्वेश्चन चाहती हैं तो अपनी हॉबीज़ बताइएगा, और अपनी पहली प्राथमिकता जो है वो आप बताइएगा। अगर आप कहीं कार्यरत हैं तो वहाँ वो बता सकती हैं, ठीक है। ये जो मुख्य चीज़ें हैं जो आपको साक्षात्कार में बताना है, ठीक है। तो जैसे आपने 2-3 जगह चला गया, लगा स्कैटर्ड है, जो मन में आता चला गया, तो वो सीक्वेंस का थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आपने टीईटी और एसटीईटी के बारे में बताया इसीलिए हमने क्वेश्चन पूछा कि आपने शिक्षक की जगह खराब की, आप नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि आप एक जगह तरफ 2-2 एग्जाम दे रही हैं शिक्षक बनने के लिए, और एक तरफ बता रही हैं कि आपका बचपन से प्रशासनिक सेवा में जाने का इच्छा है। आपने यहाँ दिया भी तो आपने उसके लिए अप्लाई नहीं करी। तो अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो आप इसको हटा सकती हैं। ऐसा ये कोई आपको एडिशनल वेटेज नहीं देता है इंटरव्यू में कि अगर मैंने 2-4 एग्जाम अलग से क्वालिफाई किए हों। आप तभी बताइए जब आप इसके लिए आंसर्स करने के लिए, अगर आपको लगता है कि आप तैयार हैं तो बताइए। सिमिलरली जैसे मैंने आपसे अशोक और अकबर के बारे में पूछा, तो पहले जब आप अशोक के बारे में सर को बता रही थी वो मुझे अच्छा लगा, उनकी नीति वगैरह। लेकिन जब मैंने अशोक और अकबर में पूछा कि कौन ज़्यादा महान थे, तो
आपने अशोक को चुना, जबकि हमने 2 ऐसे लोगों का नाम लिया जो समकालीन थे ही नहीं। दोनों के कालखंड भी अलग-अलग थे। तो 2 लोग जो 2 अन्य परिस्थिति में शासन कर रहे हो, अन्य समय में, उनका तुलना करना नहीं, तो आप कह सकते थे कि दोनों समकालीन नहीं हैं, अपने-अपने समय में दोनों महान थे, ठीक है? इस तरह के चयन करना है। कई बार हम लोग पूछने का या बोर्ड का पूछने का यही चीज़ रहता है, वो आपको समझना है कि वो ट्विस्ट क्यों किया जा रहा है, ठीक है? जबकि आपने ऑलरेडी बताया था कि अशोक महान है, उसके बाद मैंने आपसे ये सवाल किया। कुछ सवाल जैसे मुझे लगा जहाँ पे आप कंफर्टेबल नहीं है, फिर भी जवाब दिए, जैसे हर्ड इम्यूनिटी के बारे में, क्योंकि आपने बस एक टॉपिक सुना और इम्यूनिटी से बताना शुरू किया। तो शिक्षा और ज्ञान पे सर लास्ट में पूछें कि अंतर क्या है? लेकिन आपने अंतर नहीं बताया, आपने जवाब दे दिया, शिक्षा भी बोल दिया, ज्ञान भी बोल दिया, क्योंकि आप टॉपिक पे चली गईं, उसके क्वेश्चंस पे नहीं गई कि हम लोग जानना क्या चाह रहे हैं। तो इसका यही रीज़न है। बाकी आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, लाइवलीनेस है, स्माइलिंग फेस है, तो हमको नहीं लगता कि बॉडी लैंग्वेज में कोई वर्क करने की आवश्यकता है, लेकिन अपने इस कंटेंट पे, इन्फॉर्मेशन पे और लिसनिंग हैबिट को थोड़ा और स्ट्रेंथन करना है, ठीक है? सर ठीक है, जी सर। ठीक।